वेलकम बैक। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या ईसीसीई प्रोग्राम क्या है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। अगर आपने पुराना वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए अबाउट ईसीसीई, क्योंकि उसमें हमने जो सेक्शन 1 है हमारा ईसीसीई का, फाउंडेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके बारे में डिस्कस किया है। सो दैट आप दोनों वीडियोस को अच्छे से समझ पाएंगे और ईसीसी के अंदर क्या आता है और क्या गाइडलाइंस या क्या क्या उस गाइडलाइन में बोला गया है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डेफिनेटली पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, देन यू कैन वॉच दिस वन वीडियो। मैं यहाँ पे सेक्शन 1 का एक क्विक आपको रिवीजन देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था हमारे एनईईपी के अकॉर्डिंग। जो ईसीसी प्रोग्राम है उसका जो फाउंडेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्शन है उसमें क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू आवर ईसीसी प्रोग्राम हमारा प्राइम फोकस जो है वो लैंग्वेज पे दिया गया है, बिकॉज इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। सो यहाँ पे प्राइम फोकस जो दिया गया है वो लैंग्वेज पे दिया गया है। उसको कैसे हम स्टैब्लिश करें कि हमारा थ्रू आउट इंडिया एक ही तरह की एजुकेशन हम बच्चों को दे पाए। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम हमारे बच्चे को प्रमोट करें कि वो अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में बात करें। यहाँ पे जो एम्फेसिस दिया गया है, जो भी डे केयर का टीचर रहेगा उनको अंडरस्टैंड करना है बच्चे की लैंग्वेज। आपके डे केयर में या आपके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम में कोई भी बच्चा आता है जो जो इधर इंग्लिश हिंदी या जो भी आपके डे केयर का लैंग्वेज है, मेनली इट कैन बी हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा कोई लोकल लैंग्वेज बात करता है, तो कोई भी केयर गिवर या पेरेंट डायरेक्ट चाइल्ड को पुश नहीं करेगा टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। वहाँ पे हम बच्चे को उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनको एक कंफर्टेबल जोन में लेके आएंगे, एंड देन स्लोली स्लोली यू कैन टीच द सेकेंड लैंग्वेज। सो दैट इज द वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईसीसीई आर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके अलावा जैसे हमारा इंडिया में क्या है कि वी हैव अ ट्रेडिशन ऑफ वैल्यूज, हमारे यहाँ पे बहुत वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड ईसीसी के अकॉर्डिंग हम हमारे पास जो भी न्यू पॉलिसी है उसमें ये मेंशन किया गया है कि हमें बच्चों को एजुकेशन हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ध्यान में रख के ही करना है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईसीसीई। फिर उसके बाद उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं फाउंडेशन ऑफ ईसीसीई सेक्शन में, कि हर एक बच्चा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चाइल्ड जो होता है should be respected according to their learning capabilities, according to their choice. So this is something very important when we talk in terms of objectives. हमें उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना है फॉर देयर फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। हमें उनका प्रमोट करना है और इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसेस को हमें उनको अच्छे से प्रमोट करना है। एंड देन उनके जो सोशल स्किल्स हैं, जो उनके जो सोशल स्किल्स हैं उनको हमें एनहांस करना है। सो दिस आर द फ्यू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर ईसीसीई प्रोग्राम। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स भी, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं ईसीसी के, कि हर एक बच्चा इंडिविजुअल होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है। तो हम जो भी एक प्रोग्राम बनाते हैं वो बच्चे को ध्यान में रख के ही बनाना है, ताकि हर एक बच्चे को बेनिफिट हो और उनका जो एक यूनिक टैलेंट है या एक उनकी जो एक यूनिक पर्सनैलिटी है वो कहीं पे ओवरशैडो ना हो, बल्कि वो अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाए। सो दीज आर द जस्ट फ्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ईसीसीई। देन जैसे उसमें इश्यूज एंड कंसर्न भी डिस्कस किए गए थे कि कोई भी बच्चा जो अलग लैंग्वेज बोलता है, जो हिंदी इंग्लिश या जो भी आपके डेट की लैंग्वेज है वो नहीं बोलता है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। सो दीज आर द फ्यू गाइडलाइंस गिवन बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर ईसीसीई। ये था सेक्शन 1, जिसमें बात किया गया था ऑल अबाउट रीजन स्टेटमेंट, प्रिंसिपल्स क्या है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आज के टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन
एज पर ईसीसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या गोल्स होने चाहिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। जैसे हर एक बच्चा जो होता है, जो जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि 0 to 6 years तक के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हर एक एज ग्रुप, चाहे वो आपका 4 मंथ्स का बेबी है या आपका वो 1 year old बेबी है, हर एक बच्चे का अपना एक माइलस्टोन होता है। So, and then according to our Indian environment also, कि developmental जो domains हैं या developmental जो उनके milestone है वो differ करेंगे with a child who is in US or UK, कहीं ना कहीं वो difference होगा उसमें। तो ECC guidelines में जो ये हमारे milestone हैं बच्चों के goals जिनको हम बोल सकते हैं, वो डिस्क्राइब किया गया है। सो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन 2 ऑफ ECCE, दैट इज गोल्स ऑफ लर्निंग एंड बात करते हैं हम सेक्शन 2 ऑफ और ECCE, जो कि है गोल्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो हमारे ECCE में कुछ जैसे हमने 3 सेक्शंस में देखा कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में एम्फेसिस यह बताया गया है कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या सोच के हमें एक ECCE प्रोग्राम को डिजाइन करना है। फाइन। देन हमारे पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में बताया गया है कि गोल क्या होना चाहिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे भी इस ECCE प्रोग्राम में भी जो है फोकस किया गया है प्ले बेस्ड अप्रोच पे, कि हमें हमारे बच्चों को प्ले बेस्ड जो है एजुकेशन देना है। स्पेशली दीज आर वेरी यंग किड्स जो कि 0 to 6 years की एज ग्रुप में आते हैं। हम उनको उनको बैठ के पढ़ा नहीं सकते, बट हम जब भी वो प्ले कर रहे हैं, प्ले वे मेथड से हम उनको टीच कर सकते हैं अबाउट एनीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दिस करिकुलम। तो उससे सबसे पहले हमें समझने की जरूरत होती है कि हमें किन एरियाज पे फोकस करना है, हमें एक बच्चे के किन किन एरियाज पे फोकस करना है। सो अकॉर्डिंग टू ECCE हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं? सेंसरी एंड परसेप्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल हेल्थ एंड मोटर डेवलपमेंट, वी हैव लैंग्वेज, वी हैव कॉग्निटिव, वी हैव पर्सनल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो ये बहुत सारे 6 ब्रॉड एरियाज डिवाइड किए गए हैं इन द ECCE। हम कोई भी करिकुलम जब डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एक बच्चे के ये 6 एरियाज को फोकस और ध्यान में रख के कोई भी जो करिकुलम है उसको इम्प्लीमेंट या डिजाइन करना है। अब ये जो 6 एरियाज हैं, इसमें भी आप जो भी एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, आप जो भी करिकुलम के अंदर अपने करिकुलम में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? वो प्ले बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। हमें जो एक एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, दैट शुड बी स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट एंड वी शुड फोकस ऑन दीज 6 डोमेन्स मेंशन्ड बाय द ECCE। ओके। तो ECC का करिकुलम जो है उसको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क की तरह बनाया गया है। इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप किसी डे केयर में जा रहे हैं जहां पे आपको एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट नहीं लग रहा है फॉर योर बेबी, देन दैट दैट डेकेयर इज लैकिंग द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपका जो डेकेयर का सेटअप है वो बहुत ही स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, और जहाँ पे आपको फील होना चाहिए कि यस, मेरा बच्चा जो है यहाँ पे जाके कुछ सीखेगा। सो द फ्रेमवर्क इज कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, प्रोसेस। तो कॉन्टेक्स्ट तो हो गया कि उसका सेटिंग कैसा होना चाहिए। कंटेंट क्या है कि करिकुलम का सब्जेक्ट क्या है, क्या वो एड्रेस कर रहा है जितने भी 6 एरियाज मेंशन किए गए हैं ECCE द्वारा, क्या वो उनको सब्जेक्ट मैटर को कंसीडर कर रहा है, वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आप जब भी किसी डे केयर में जाते हैं एडमिशन के लिए आपके बेबी के लिए, आपको देखना है उसका कॉन्टेक्स्ट, एनवायरनमेंट कैसा है, उसका कंटेंट। अगेन कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं, बट आई विल नॉट से कि स्कूल्स आर आल्सो 100% करेक्ट। हो सकता है कि
स्कूल, आई विल नॉट से इवन स्कूल, क्योंकि हर एक टीचर का अपना एक टीचिंग मेथड होता है, अपना एक अलग तरीका होता है बच्चे के साथ डीलिंग का. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट समटाइम्स पेरेंट्स कम्स विद द कंप्लेंट कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ करिकुलम अ स्कूल इज डिलीवरिंग. तो आपको वहां पे जब भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट whatever is the content, you know the content of the डे केयर, यू नो आप वो बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा करिकुलम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. अभी मैंने जितने भी पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे, उन सब में मैंने वन बाय वन करके सारे करिकुलम को डिटेल में बताया गया है. अगर आप एज अ पेरेंट ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज आप जाके वो वीडियोस भी देखिए, एंड उसके बाद आप आपके बच्चे का प्री स्कूल प्लान कीजिए. क्योंकि हो सकता है कोई स्कूल आपको बोलेगा दे आर फॉलोइंग द मॉन्टेसरी अप्रोच, तो आप प्लीज मेक श्योर करो कि वो मॉन्टेसरी करिकुलम में क्या आता है, और वो आपका डे केयर, बच्चे का डे केयर वो फॉलो कर रहा है, या जस्ट दे आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी. ओके, देयर आर सो डेकोरेटिव टर्मिनोलॉजी इन द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडस्ट्री. पेरेंट्स को जो वो टेम्पटिंग भी लगेगा, बट आप प्लीज उसके कंटेंट को समझो. इज इट डिलीवरिंग द राइट कंटेंट टू योर चाइल्ड? जो गोल और ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए गए हैं, क्या वो आपके बच्चे के साथ मैच होता है? Because we have to see our defined goal and objectives as per our Indian standards, not as per EYFS or not as per the US standards. हमें हमारे बच्चों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही उनके माइलस्टोन या गोल सेट करने हैं. सो ये आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिए. एंड इफ यू आर फ्रॉम अ प्री स्कूल इंडस्ट्री, तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि आप ये सब चीजें आपके डे केयर के करिकुलम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. डे केयर करिकुलम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपका जो आर्किटेक्चर है या आपका जो सेटिंग है वो इस तरह का है, एज मेंशन इन द ECCE. देन प्रोसेस में क्या होता है कि कैसे आपका जो केयर गिवर या टीचर है बच्चे के साथ इंटरेक्ट करता है. सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारा डे केयर इंडस्ट्री या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंडस्ट्री का इंडिया में है, पीपल थिंक दे आर केयर गिवर. दे आर नॉट केयर गिवर. जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स होते हैं, दे आर the backbone of everything. They can do miracle to your child. So आप कभी भी उनको ऐसा मत सोचिए कि वो एक केयर गिवर है. They are going to shape your child's future, because बच्चा जो सीखता है इन 0 to 6 years की एज में, वो ही आगे उनकी लाइफ में हेल्पफुल होता है. So they are the creators. They are the they are everything to your child. So make sure जो आपका केयर गिवर या टीचर है, they are well trained, they know everything about early childhood education. कहीं पे भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हर जगह पे बच्चा फोकस्ड है. अगर आप किसी भी डे केयर सेटअप में जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए उनका टीचर रेशो क्या है, टीचर स्टूडेंट रेशो क्या है. ये ऐसा नहीं है कि एक साथ 10 बच्चों को एक टीचर पढ़ाई जा रही है. सो टीचर स्टूडेंट रेशो जो होता है वो भी वेल डिफाइंड होता है. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, कि एक डे केयर में अकॉर्डिंग टू एज कितना टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए. सो यू कैन चेक ऑल दीज पैरामीटर्स. क्योंकि मैंने देखा है कि बाद में पेरेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि दे लैक दैट थिंग. उनको वो चीज नहीं मिलती है जो वो ढूंढ रहे होते हैं. So they go with all these tempting words and all these tempting things, and बाद में उनको problem होता है. So before going or enrolling to any program, early childhood education program, make sure आप ये 3 चीजें देखें. आप ये भी देखेंगे केयर गिवर या टीचर well trained है या नहीं है. They have the knowledge of early childhood education or not. Okay, so this is the very organized framework. As a parent or as a टीचर ऑल्सो आपको समझ आ जाएगा कि जब आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपको ये 3 चीजों का ध्यान रखना है: कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट एंड प्रोसेस. ओके, तो इसके अलावा भी ECCE में बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया है कि बर्थ टू 3 इयर्स क्या हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, 3 to 6 इयर्स हमारी क्या गोल्स और क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए. जैसे ECCE में जो
आंगनवाड़ी में जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 इयर्स। जो मैंने अगेन आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, वो पूरा ग्राफ दिखाया था मैंने आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाक से जाके वो देख लीजिए। तो हमारे जो आंगनवाड़ी है या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो स्कूल प्रोग्राम है, वो 3 to 6 इयर्स तक होगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, क्योंकि आपका बच्चा तो हर दिन सीख रहा है, वो पहले दिन भी कुछ सीखता है, हर 1 मंथ का बच्चा भी कुछ सीख रहा है, 2 मंथ का बच्चा भी कुछ सीख रहा है। सो बर्थ टू 3 इयर्स अगर आप जैसे घर पे ही उसको एजुकेशन दे रहे हैं या बच्चे को पाल रहे हैं, केयर गिव कर रहे हैं, डे केयर सेटअप में बच्चा नहीं जा रहा है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्वाइवल, बच्चा जो है अच्छी तरह से सर्वाइव करे, एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव करे। देन सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सर्वाइवल, सेफ्टी, प्रोटेक्टिव। तो हमें बच्चे को सबसे टॉप प्रायोरिटी में एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छी फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। जैसे बहुत सारे मदर्स की बहुत फीडिंग इश्यूज डेफिनेटली होता है बर्थ टू 3 इयर्स, सो वी आर गोइंग टू कवर दैट सीरीज ऑल्सो। इस तरह से हम हमारे बच्चों को, अगर फसी ईटर है, पिकी ईटर है, और वो आपके मुंह में खाना रखते हैं, फूड दे होल्ड इन माउथ, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज या क्या करना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सब हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में आपको बताएंगे। 3 to 6 इयर्स में डेफिनेटली प्रोटेक्शन इज देयर। हमें बच्चे को बहुत ही प्रोटेक्ट करके चलना है कि कहीं पे उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। देन उनका न्यूट्रिशन, उनका सोशल लाइफ कैसा है, कैसा बन रहा है, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, विद अदर पीपल, एंड बड़ों के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन है। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू सी इन द 3 to 6 इयर्स एज। बर्थ टू 3 इयर्स मेन फोकस इज प्रोटेक्शन, और हम उनको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू ईसीसीई, जैसे इनका ईसीसी का मेन अप्रोच जो है या मेन फिलोसफी है, बच्चे को हमें प्ले के थ्रू सिखाना है। ठीक है, सो प्ले जो होता है वो बच्चे का बहुत नेचुरल होता है। हम बच्चे को कभी बोलते नहीं है कि जाके खेलो, बच्चा हमेशा खुद जाके खेलता है। वो किसी भी चीज के साथ खेलता है, वो घर के बर्तन हो गए, घर का कुछ भी, रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, एनीथिंग दे वांट, दे फील इट्स entertaining, it's fulfilling their hunger। वो जो हंगर ऑफ नॉलेज है उसको फुलफिल कर रहा है, तो बच्चा डेफिनेटली वो प्ले स्टार्ट करता है। ठीक है, सो बच्चा कभी भी ये सोच के खेलता नहीं है कि उसको इससे कुछ सीखना है। वो एज अ एडल्ट हम सोचते हैं कि ओके, हमें बच्चे को ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे वो खेल के साथ साथ सीखे। हमें उसको स्ट्रेस नहीं देना है, हमें उसको प्रेशराइज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें बस एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है, सो दैट प्ले कैन टर्न इनटू द लर्निंग फेज। तो इस तरह से जो स्टडीज की गई हैं उसमें दिखाया गया है कि प्ले जो होता है हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो इसलिए ईसीसी या कोई भी जो हम एजुकेशनल अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें प्राइम फोकस दिया जाता है प्ले को। अब प्ले क्या होता है, प्ले भी 4 टाइप्स का प्ले होता है अकॉर्डिंग टू ईसीसीई। ये सब मैंने जो भी इस प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है, इट इज एवरीथिंग आई हैव टेकन फ्रॉम ईसीसी। आप लोगों के लिए मैंने बनाया है ताकि आप लोग समझें कि एग्जैक्टली है क्या ईसीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो प्ले जो होते हैं 4 किस्म के होते हैं या 4 टाइप्स के होते हैं। फंक्शनल प्ले, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने सेंसेस और मसल्स को यूज करके एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों के साथ। ठीक है, वो समझते हैं कि कैसे चीजें जो है वर्क करती हैं टुगेदर। और ये इससे क्या होता है, बच्चा एक तो एक्टिव भी रहता है एंड दे एक्सप्लोर द थिंग्स, दे अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड। so they are called these are called functional play, and we have constructive play। constructive play में क्या होता है, यहाँ पे बच्चे अलग अलग तरह का मटेरियल यूज करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने देखा है मेरे खुद का जो टोडलर बेबी है, वो क्या करता है, कई बार वो सीक्वेंस में खेलता है। किचन में से, ड्रॉर में से बर्तन निकालता है, जैसे प्लेट्स निकालता है, नीचे रखता है, वापस डालता है, फिर निकालता है। तो उसका एक वो प्लान है, उसके दिमाग में वो सीक्वेंस है कि ओके, पहले मैं ये बर्तन बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं बर्तन अंदर डालूंगा। सो दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लान। दे आर कंस्ट्रक्टिंग सम प्लान एंड दे आर थिंकिंग कि ओके, क्या
कैसे हम इसको एक्शन को पूरा करेंगे। देन ड्रामेटिक और प्रिटेंड प्ले, ये तो बहुत कॉमन है इन द किड्स। किड्स को अच्छा लगता है, कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो मामा बन जाते हैं, कभी वो पापा बन जाते हैं। सो प्रिटेंड टू प्ले इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। आप हमारे आपके घर में आपको जब भी दिखता है आपका बच्चा कुछ प्रिटेंड टू प्ले कर रहा है, तो आप प्लीज अपने बच्चे को और मोटिवेट कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ओके, so pretend to play is another type of play according to ECCE. Then games with rules, जैसे क्या हो जाता है, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो 3 years, तो वो समझते हैं कि ओके, जो होता है गेम में एक रूल भी होता है। जब आप खेल रहे हो तो कुछ रूल्स भी होते हैं। इफ यू आर प्लेइंग इन अ ग्रुप, ओके, आपको बॉल पास करना है, तो बॉल कैसे पास होगा, 1 by 1 पास होगा। तो इस तरह से दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वी प्ले विद सम रूल्स। ओके, तो यहाँ पे जो फोकस होता है गेम्स विद रूल्स में, उनका फोकस इंजॉयमेंट में होता है। यहाँ पे हारना जीतना उनको इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट दे नो द इंजॉयमेंट। ओके, हम लोग ग्रुप डांस करेंगे, सो दैट विल बी लाइक फन। इफ वी विल पास द बॉल, देन इट विल बी मोर एंटरटेनिंग फॉर अस। सो अकॉर्डिंग टू ECC, प्ले जो है वो इन 4 टाइप्स के हैं। देन इसमें मैंने ये इसको ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया है, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो और इन अवर नेक्स्ट सीरीज, कि हमारे इंडियन बच्चों के अकॉर्डिंग कैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होने चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्विकली मैंने 2 एरियाज लिए हैं, सेंसरी एंड परसेप्चुअल, फिजिकल हेल्थ एंड मोटर डेवलपमेंट। कि 0 to 3 years का बच्चा जो है उसके अंदर सेंसरी और परसेप्चुअल डोमेन में क्या डेवलपमेंटल जो होती है डेवलपमेंट्स होनी चाहिए। जैसे उनके जितने भी 5 सेंसेस हैं वो अच्छे से काम करने चाहिए। उनको दे शुड नो हाउ टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर रिफ्लेक्सेस। दे शुड नो द मोटर, हाउ टू यूज मोटर स्किल्स। So these are the few developmental milestones that are mentioned in ECCE, but we are going to cover it in our another series, जहाँ पे हम हर एक एज के बच्चे के एरिया वाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन को पढ़ेंगे। कि आपका बच्चा अगर 4 months का है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है। ओके, सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट सीरीज। So then we have section 3 of our ECC, that is program planning and practice. अब हमने क्या किया, अगर आप तीनों सेक्शंस को देखें, फर्स्ट सेक्शन में हमने समझा हमें किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के, हमें कैसे जो है हमारे जो डे केयर है उसको कैसे सेट करना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, क्या चीज को आपको प्राइम फोकस आपका क्या चीज होना चाहिए। सेकंड में हमने देखा लर्निंग एंड डेवलपमेंट का गोल्स क्या होना चाहिए, उनका बच्चे का माइलस्टोन जो है वो कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड द डेवलपमेंटल डोमेन्स। नो सेक्शन 3, अब आपने दोनों चीजों को समझा। थर्ड सेक्शन में आप क्या करोगे, आपने बच्चे को समझा, आपने उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया। अब आपको सेक्शन 3 में समझना है कि प्लानिंग कैसे करना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है ताकि एक बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट इज ओवर थर्ड टीचर, जैसे एक हमारी अप्रोच है उसमें बोला गया है कि एनवायरनमेंट इज योर थर्ड टीचर। तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को इंश्योर करना है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली है। ओके, तो हमें एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है। तो whatever best we can give them so that they can explore their all the 5 senses, वो किस तरह से वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हर एक जो कॉर्नर्स हैं वो हमें सेट करने पड़ेंगे हमारे। पता है, यू आर डूइंग होम स्कूलिंग और यू आर इन अ डे केयर, तो हमें वहाँ पे मैनिपुलेटिव कॉर्नर, उनके बुक कॉर्नर, स्टडी कॉर्नर, इस तरह से हमें उनके एरियाज को डिजाइन करके एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है। तो उसमें भी जैसे मेंशन किया गया, जो हमारा इंडोर एनवायरनमेंट है, हमारा जो डे केयर का इंडोर एनवायरनमेंट है, वो बच्चे के इंटरेस्ट और उनकी डेवलपमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करना चाहिए। ओके, आप उसको अलग अलग एक्टिविटी कॉर्नर में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने मेरे घर में, बिकॉज आई एम डूइंग होम स्कूलिंग फॉर माई टोडलर,
सो मैंने मेरे घर में ही उसके रूम में ही अलग अलग सेक्शंस डिवाइड करके रखे हुए हैं। बुक कॉर्नर अलग है, मैनिपुलेटिव कॉर्नर अलग है, देन किचन प्रिटेंड टू प्ले कॉर्नर अलग है। तो दिस इज सेम व्हाट आवर ईसीसी इज आल्सो सेइंग और रेकमेंडिंग कि आपको इंडोर एनवायरनमेंट जो है बच्चे के इंटरेस्ट और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग रखना है और उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो जब भी आप एक फिजिकल क्लासरूम स्पेस की बात करते हैं, आपको बहुत ध्यान रख के सोचना है कि किस तरह का आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको प्लास्टिक मटेरियल यूज नहीं करना है, जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको हर तरह से जो भी आप मटेरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, दैट शुड बी बाय कीपिंग इन माइंड द चाइल्ड। ओके, और बच्चे का कितना इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा, वो कितना इंटरेक्ट करेगा अडल्ट, चिल्ड्रन एंड विद द मटेरियल, वो सब सोच के हमें एक इंडोर एनवायरनमेंट को रेडी करना पड़ेगा। जबकि आउटडोर एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, ये भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट में। सो हमें उसको भी एक अच्छे से डिजाइन करना है, जहाँ पे बच्चा जो है फुली अच्छे से ओपनली खेल सके। ओके, जब भी आप देखा होगा आपने डे केयर में एक सेट सिस्टम होता है। जब भी आप बच्चे को आउटडोर लेके जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम पे उनको लेके जाओ, जहाँ पे वो अपने कुछ भी आउटडोर प्ले या जो भी एक्टिविटीज को जो है यूज करें। वहाँ पे उनके पास क्लाइंबिंग के लिए या बहुत सारे इक्विपमेंट आउटडोर में रहते हैं, वो सब वहाँ पे होने चाहिए ताकि बच्चा जो है आउटडोर में खेल सके। देन अब अगर आप अंदर की बात करें, इंडोर इंडोर क्लासरूम की बात करें, आप आपके चाहे आप होम स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे आप एक प्री स्कूलर हो, आपको क्या करना है, प्री स्कूल है आपका, आपको सबसे पहले एक्टिविटी कॉर्नर जो है वो एस्टेब्लिश करना है। उसमें गेम कॉर्नर, बुक कॉर्नर, क्रिएटिव कॉर्नर, ये सब कॉर्नर्स होने चाहिए। देन क्लासरूम का अरेंजमेंट, तो एक हर एक दिन का एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए। लाइक इन मॉर्निंग वी हैव सर्कल टाइम। देन आपको जो क्लासरूम है उसको आपको स्मॉल ग्रुप में अरेंज करना चाहिए। जैसे मैंने बात किया टीचर स्टूडेंट रेशो, तो बहुत ही बैलेंस टीचर स्टूडेंट रेशो होना चाहिए, ताकि टीचर का जो है हर एक बच्चे पे ध्यान जाए, बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कहाँ पे वो लैक कर रहा है, या व्हाट ऑल थिंग्स अ टीचर नीड टू नो अबाउट अ चाइल्ड। क्योंकि अगर एक क्लास में 10 बच्चों के लिए एक टीचर होगा, तो then it is very difficult for teacher to understand all the 10 kids. So you need to understand teacher student ratio should be like that, so that but टीचर जो है हर एक बच्चे पे ध्यान दे। देन फ्री प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बच्चे को थ्रू आउट द टाइम टेबल के अकॉर्डिंग या जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो हमें बच्चे को एक फ्री प्ले का टाइम भी देना है, जहाँ पे वो जाके अपने मन से जो है सिलेक्ट करे उसको क्या क्या खेलना है। ठीक है, इससे क्या उनका हेल्प होगा, ये उसका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, एंड दे कैन मेक देयर ओन चॉइसेस एंड दे कैन लर्न इन अ आल्सो इन बेटर वे। ओके, जैसे लर्निंग कॉर्नर में आप क्या डाल सकते हो, आप ड्रामेटिक, आप रीडिंग डाल सकते हो, पजल्स डाल सकते हो, ड्राइंग, पेंटिंग पेंटिंग का सेक्शन डाल सकते हो। ठीक है, बाकी कॉर्नर आप क्रिएटिव कॉर्नर बना सकते हो। थोड़े बड़े बच्चे हैं तो राइटिंग कॉर्नर, साइंस कॉर्नर, म्यूजिक कॉर्नर, तो हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 to 6 years हर एक क्लास में या घर पे म्यूजिक कॉर्नर जरूर होना चाहिए। चाहे वो बच्चा वहाँ पे उसको डांस करना अच्छा लगता है या जस्ट म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, सो म्यूजिक कॉर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सेटअप। ओके, और जितना भी आप मटेरियल है वो एक साथ हमें नहीं दिखाना है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। सो हमें कुछ भी जो है ओवर स्टफ नहीं करना है, हमें कुछ भी सब कुछ एक एक साथ नहीं दिखाना है बच्चे को, क्योंकि उससे बच्चा हमारा जो होगा कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, और जो भी आपका मटेरियल रहता है आपको हर एक 2 हफ्ते के बाद उसको रोटेट करना चाहिए। जैसे आज आपने कुछ और बुक रखा है, जैसे क्या क्या होता है डे केयर में, हर एक डे केयर का मंथली थीम चलता है, तो आपको थीम के अकॉर्डिंग जो है आपका मटेरियल डिस्प्ले करना चाहिए, एंड कीप ऑन चेंजिंग दैट ऑल्सो वीकली 2 week स्पेस, ताकि बच्चे को स्टेगनेंट ना हो जाए, बच्चे को वो जो उनका नेचुरल क्यूरियोसिटी है वो बना रहे। ओके, क्योंकि अगर आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे, एक तो वो बोर भी हो जाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी चला जाएगा, एंड वी आर नॉट फुलफिलिंग देयर क्यूरियोसिटी। ओके, देन जो भी हमारे
सेक्शन है जहाँ पे हम थोड़ा ब्रेन वाला एक्टिविटी कर रहे हैं, वेदर इट इज राइटिंग, रीडिंग और समथिंग लाइक दैट, तो आपको उसको बहुत काम एनवायरनमेंट देना है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में क्योस होगा, शोर होगा, तो बच्चे भी इरिटेट होंगे. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज इन स्मॉलर ग्रुप्स एंड दे आर एट अ डिस्टेंस. ऐसा नहीं है कि सब एक साथ क्लब किया हुआ है. ओके, सो यू नीड टू मेक those noise free corners also, ताकि आपका एक ग्रुप जो है एक जगह बैठा है, दूसरा ग्रुप दूसरी जगह बैठा, एंड इट इज नॉट अ क्योस. ओके, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लेबलिंग. लेबलिंग बहुत ही जरूरी होता है किसी भी डे केयर में. हर एक चीज जो आपके डे केयर में रखी गई है उसको अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में लेबल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को समझ हो जाए. मे बी आपका बच्चा, वो बच्चा इतना छोटा है कि वो लेबल ना पढ़ पाए, बट वो इमेजिनेशन के थ्रू वो एक इमेज उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि ये लेबल किस चीज का है. सो लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो जब भी बच्चे का आपके डे केयर में भी बच्चे जब उनका एक्टिविटी हो जाता है या फ्री प्ले, यू नीड टू टेल देम, आपको उनको गाइड करना है कि पुट द टॉयज बैक, पुट द मटेरियल बैक. सो कहाँ रखना है, ऐसे रैंडमली कहीं नहीं रखना है. सो इफ यू आर नॉट लेबलिंग इट, यू आर नॉट असाइनिंग अ डेडिकेटेड प्लेस टू दैट पर्टिकुलर मटेरियल, तो फिर आपका काम बढ़ने वाला है. सो दिस अप्लाइज टू योर होम सेटअप ऑल्सो. अगर आप चीजें प्रॉपर जगह पे नहीं रख रहे हो, तो वो बच्चा भी वही सीखेगा, वो भी टॉयज उठा के कहीं पे भी रख देगा. सो यू नीड टू मेक श्योर लेबलिंग एंड द स्पेस इज डेडिकेटेड फॉर द मटेरियल्स. ओके, एंड जो जो कॉर्नर है वो उसमें एक ही जैसे चीजें होनी चाहिए. बुक कॉर्नर है तो उसमें से बुक्स ही होनी चाहिए, और जो भी आप स्टोरेज शेल्व्स यूज कर रहे हो, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हो, सब कुछ बच्चे के लेवल का होना चाहिए. ओके, देन इम्पोर्टेंट थिंग, डिस्प्ले ऑन द वॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप एक डे केयर में है, चाहे आप घर में है. आपका बच्चा जो भी आर्ट वर्क या प्रोजेक्ट कर रहा है उसको आप डिस्प्ले कीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही बच्चे को मोटिवेशन मिलता है. वो देखने के बाद ही पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा. व्हेन दे विल एंटर द डे केयर, दे विल फील उनके बच्चे का डिस्प्ले किया गया है आर्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि बच्चे को याद रहता है कि उन्होंने क्या एक्टिविटी किया था, और उनको वो देन दिस दे फाउंड द इंटरेस्ट. उनको और इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी एक्टिविटी करना. And proud parents will also feel proud. Okay, then furniture and mat. जो भी फर्नीचर होता है वो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, वुडन होना चाहिए, एंड इट शुड बी चाइल्ड साइज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेयर बहुत बड़ा है और बच्चा उसमें कंफर्टेबली बैठ भी नहीं पा रहा, एक्टिविटी कर भी नहीं पा रहा. So it should be child sized so that child can sit comfortably and work comfortably there. उसके राउंडेड एजेस होने चाहिए, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, और इतना हाइट होना चाहिए कि बच्चा आपका कंफर्टेबली बैठ बैठ सके और उसके हैंड्स एकदम फ्रीली हो, और वो हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके. और जो आपके शेल्व्स होंगे वो इतने हाइट के होने चाहिए कि उसमें बच्चा आराम से पहुंच सके. जहां पे आपने क्या स्टोर कर सकते हो, आप आपके मैनिपुलेटिव टॉयज, पजल्स या जो भी दूसरा लर्निंग मटेरियल है, वो आप ऐसी हाइट पे रखेंगे जहां पे बच्चा क्या होगा, आराम से पहुंच जाएगा. देन ग्रुपिंग. ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन यहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके क्लास में 10 बच्चे एक टीचर टीचर के पास हैं, तो दैट इज नॉट appropriate in early childhood education. डिपेंडिंग ऑन एज जिस तो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसा होना चाहिए टीचर स्टूडेंट रेशो. तो एक इफेक्टिव ईसीसी प्रोग्राम में कैसा होना चाहिए, ग्रुपिंग प्रैक्टिस शुड बी एप्रोप्रिएट. ओके, तो हम बोल जैसे ईसीसी क्या बोलता है कि हमें मिक्स्ड ग्रुप करना चाहिए, कि 1 साल का बच्चा भी है, 2 का भी है, तो उससे बच्चा ज्यादा जल्दी सीखेगा, बट इट शुड नॉट बी टू बिग ग्रुप. So, individual, and we have individual multi-age groups and ability. If the children in the class are जैसे वो same age के हैं,
तो उनको हम डिपेंडिंग ऑन देयर डेवलपमेंटल नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, ओके, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी। जैसे व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आवर डे केयर, हमारा जो डे केयर जहाँ जहाँ पे मैं वर्क करती थी, हमारा ग्रुपिंग इस मिक्स स्टेज ग्रुपिंग नहीं था, हमारा एज वाइज था, लाइक 3 to 4, 4 to 5 इस तरह से। तो 4 to 5 में भी जब हमें ग्रुपिंग करना होता था तो हम बच्चे के इंटरेस्ट सबसे पहले, जैसे हम लोग 5-6 3-4 टीचर्स एक क्लास में रहते थे, तो हम क्या करते थे कि हम लोग हर एक टीचर का अपना एक एक्टिविटी होता था, क्योंकि हम वहाँ पे इमर्जेंट करिकुलम फॉलो कर रहे थे। तो हम बच्चे के डेवलपमेंट बेस, इंटरेस्ट बेस पे जो थे एक्टिविटीज प्लान करते थे, और ग्रुपिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही करते थे। तो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम, ओके। और आपका उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एसेंशियल लर्निंग एंड प्ले मटेरियल, ओके। जो भी आप मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट और मटेरियल है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ओके। वो सेफ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, गुड कंडीशन में होने चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे स्पेशली टोडलर, हर एक चीज मुंह में डालते हैं, तो वो टॉयज भी मुंह में डालेंगे डेफिनेटली। सो यू नीड टू मेक श्योर बच्चा जैसे ही कोई टॉय मुंह में डालता है, वो आप वॉशिंग में डाल दो। बाय द एंड ऑफ डे यू कैन क्लीन दोज टॉयज, ओके। जो भी केमिकल आप यूज करेंगे, जो भी आप चाइल्ड फ्रेंडली जो भी केमिकल रहेगा, उसको यूज करके आप क्लीन कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बच्चे ने टॉय यूज किया, मुंह में डाला एंड वही वापस जा रहा है, और दूसरा बच्चा भी वही यूज कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ हाइजीन प्रैक्टिस। तो यू नीड टू मेक श्योर जो भी टॉयज मूव किए गए हैं, दे विल गो इन वन बास्केट, एंड एट द एंड ऑफ डे they should be cleaned properly, or every weekend there should be deep cleaning in the daycare, okay। और जो भी आप इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं, दे शुड प्रमोट ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि अगर वो जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, वो बच्चे की जो भी हमने 6 डोमेन्स डिस्क्राइब किए पीछे, वो कवर नहीं हो रहे, तो उस मटेरियल का कोई फायदा नहीं है आपकी क्लास में या आपके घर में। सो वट एवर मटीरियल, टॉय मटीरियल आप यूज कर रहे हो, इट शुड बी क्लीन, गुड कंडीशन, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि वो बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प करे, ओके। सो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स मे बी अडॉप्टेड एंड यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे हमें जो नेचुरल मटेरियल है वो भी हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू मेक श्योर दैट this is following a daycare is following all these things. Then planning, तो आपके पास आप डे केयर का सेटअप हो गया, कैसे करना है, आपको एरिया पता चल गए, कौन कौन से एरिया होते हैं बच्चे के डेवलपमेंटल के। उसके बाद आपको क्लास का सेटअप कैसे करना है वो पता चल गया। उसके बाद प्लानिंग। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आपको करनी है बच्चे की, डिपेंडिंग ऑन देयर माइलस्टोन। तो अभी एक जैसे बच्चा नर्सरी में आता है या यूकेजी, तो वो तो पूरा एक साल स्पेंड करेगा आपके साथ। तो यू नीड टू डू दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द चाइल्ड, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ECCE नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो ECC का फ्रेमवर्क हमें बताया गया है, उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आगे भी हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव वीडियो जो है वो लेके आएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।